तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मॉलिकुलर स्पेक्ट वाइब्रेशन। ओके, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है जिसको हम लोग आईआर बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूवी का देख चुका है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रीवियस क्लासेस में। और उसके बाद कि हमने आईआर स्टार्ट किया था। ओके, तो इसका एक क्लास इंट्रोडक्शन दिया था आईआर होता क्या है, और उसके बाद इसका ये मेन टॉपिक है ये वाला जो आपको मॉलिकुलर वाइब्रेशन। ठीक है, तो चलो आज इसको कंप्लीट करते हैं मॉलिकुलर वाइब्रेशन को। मॉलिकुलर वाइब्रेशन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो मॉलिकुलर वाइब्रेशन आर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल रिलेटेड टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं इसके। जो मान लो यदि आपके पास कोई सैंपल है, इस सैंपल में यदि आईआर रेडिएशन आप उसमें डाल रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मान लो NH3 है आपके पास, तो इसमें देखो 3 यहाँ पे एटम मिलेगा, 4 एटम मिलेगा आपको। तो इसके बीच में कौन कौन सा मॉलिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, यदि मान लो हाइड्रोजन हो रहा है उसमें, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हायर स्टेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आईआर ये मतलब आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है पूरा कि मॉलिकुलर वाइब्रेशन होगा या नहीं। ओके, मतलब ये सभी चीज़ों को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा रहता है पहली बात। ठीक है, अपनी पोजीशन पे ये वाइब्रेट होने लगता है कभी भी। तो इन द context of IR spectroscopy, this molecular vibration are crucial for understanding the techniques. Okay, and IR spectroscopy is a powerful analytical tool used to study the interaction of a molecule. कौन कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल में, ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉलिकुलर वाइब्रेशन या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और भी किसके मतलब यूजिंग कौन सा रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए, पर्टिकुलर इन द मिड इंफ्रारेड रीजन। अब आईआर जो रेडिएशन होता है उसका वेवलेंथ टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर। ओके, अब देखो अब होता क्या है बेसिकली इसमें मॉलिकुलर वाइब्रेशन, ये जो मॉलिकुलर वाइब्रेशन है आपका, इसमें कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशंस है आपका, ये मेनली क्या होगा, अब यहाँ पे जो molecule can vibrate various ways. Okay, but the most important for IR are the fundamental vibration. फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं जो कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के होंगे मिलेंगे आपको। फंडामेंटल वाइब्रेशन और 2 टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है, ऑब्वियसली स्ट्रेच होगा इसमें। ओके, स्ट्रेचिंग की वजह से होगा स्ट्रेचिंग। ओके, तो इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन द एटम विथ इन अ मॉलिक्यूल, मतलब अपने में ही विथिन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके पास ये जैसे कोई भी एटम हो, मैं ऐसा कुछ कोई भी ले लेता हूँ। ओके, इस टाइप का एटम है, यदि मान लो ये मूवमेंट कर रहा है कैसे, मतलब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से, मतलब हाइड्रोजन जो हो रहा है दूर जा रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन दूर जा रहा है, तो ये स्ट्रेच हो रहा है ना, इसी को स्ट्रेच बोलेंगे। या तो ये पास आ सकता है, 2 केस हो सकता है इसमें। ठीक है, या तो ये दूर जाएगा या तो पास आएगा, और तीसरा क्या हो सकता है, एक मतलब एक जो यहाँ पे होगा दूर जाएगा, एक जो यहाँ पे पास आएगा, तो उसके हिसाब से दोनों में स्ट्रेचिंग होगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे क्या है, विद इन अ मॉलिक्यूल मूव्स क्लोजर टुगेदर और फर्दर अपार्ट अलोंग द मॉलिकुलर एक्सिस, या तो दूर जाएगा या तो पास आएगा। ओके, दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब इसको क्या हो सकता है, 2 टाइप्स से फिर से इसको डिवाइड किया गया है, इसको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को। कौन कौन सा होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ओके, इसका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग तो ये हो गया आपका जो सेम चीज़ है। ठीक है, स्ट्रेचिंग में एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। ओके, एक होगा सिमेट्री, मैं सिमेट्री बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा, और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में डिफरेंस होता है। देखो, यदि ये मान लो आपको कोई एटम है, यदि मान लो ये ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, दोनों एटम जो उससे जुड़ा हुआ, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, यदि ये दूर जा रहा होगा तो सेम पोजीशन पे होगा ना, इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो भी होगा। ठीक, तो ये इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ओके, अब इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में एक जो होगा एटम से दूर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन से दूर जाएगा एक एटम, और क्या होगा, एक जो एटम होगा वो ऑक्सीजन के पास में आएगा। देखो, ये पास में आ रहा है, ये दूर में जा रहा है, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में मतलब काउंट किया जाएगा उसको। और दूसरा जो होगा आपका वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो बेंडिंग मतलब क्या होगा, डेफिनेटली एंगल के बेस्ड होगा ये। तो इन बेंडिंग वाइब्रेशन देयर इज अ चेंज इन एंगल बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी ग्रुप है, जैसे कि इसमें ये देखो लिखा हुआ है आर, मतलब छोड़ दो एल्किल वाला जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है CH2, यहाँ पे लिखा हुआ है OH, इसका मतलब क्या हुआ होगा, CH2OH की बात कर रहा है ये। ठीक है, और इसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा OH स्टार्टिंग, तब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन और ये दोनों के बीच में एंगल होगा ना भाई, देखो यहाँ पे जो बना हुआ है,
ठीक है ना, ये एंगल ही मूवमेंट करेगा इसमें, जैसे कि अप एंड डाउन इधर की ओर मूवमेंट कर रहा है या इधर की ओर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, या क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है अपने एक्सिस में, इस पर डिपेंड करता है। मतलब एंगल पे बेस्ड होता है ये, कभी भी चेंज इन एंगल चेंज होगा। कभी हो सकता है यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यदि मान लो 120 एंगल है इसमें डिग्री में, हो सकता है ये जैसे इधर की ओर जाएगा तो कम हो जाएगा इसका, क्या 110 हो गया मान लो, या इधर की ओर जाएगा तो 140 एंगल हो गया, इस टाइप से बोल रहा है। ठीक है, मतलब एंगल में यदि चेंज होगा तो उसको बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बेंडिंग वाइब्रेशन भी देखो, ठीक है, बेंडिंग वाइब्रेशन या इसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। ठीक है, दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बेंडिंग जो वाइब्रेशन होता है ये होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है, इन प्लेन वाइब्रेशन होगा और ऑफ प्लेन वाइब्रेशन होगा। तो इन प्लेन 2 टाइप का होगा, मतलब देयर आर 2 टाइप्स फॉर इन प्लेन वाइब्रेशन, और आउट प्लेन वाइब्रेशन के 2 टाइप के होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन प्लेन में, क्या हो जाएगा आपका, ये होता है सिजरिंग और रॉकिंग। अभी क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में। ओके, एक एक चीज़ को समझा के और एक एक चीज़ का डायग्राम बनाना है आपको। और आउट ऑफ प्लेन में की बात करें हम लोग तो इसमें दो टाइप के होंगे, ट्विस्टिंग और वैगिंग। ठीक है, अभी होता क्या है चलो देखते हैं इसको। तो ये सेम चीज़ है मैंने जो आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में यहाँ भी मैंने समझाया है एक। ठीक है, तो उसको भी देख लो मैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैन वाइब्रेट इन सेवरल मोड्स, बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं जिसमें से स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब ये बेंडिंग का टाइप है। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे दिया हुआ है जो मेनली ज़्यादातर होता है इसमें। ठीक है, तो वाइब्रेशन कैन आइदर इन्वॉल्व इन ए चेंज इन बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेचिंग और बॉन्ड एंगल, जो भी पढ़े हो वही चीज़ है इसमें। ठीक है, ये एक मतलब एक दिखाना था करके मैं ऐसा दिखाया हो। इन प्लेन में 2 चीज़ होगा आपका, रॉकिंग और सीजरिंग, और आउट प्लेन में वैगिंग और क्या हो जाएगा आपका, ट्विस्टिंग हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे सीजरिंग का दिया हुआ है, मतलब सीजरिंग आप बोलोगे किसको। ठीक है, सीजरिंग का मतलब जानते हो सब लोग, सीजर टाइप होगा, मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा एक साथ पास में आएगा इस टाइप से। ठीक है, उसको सीजरिंग बोलेंगे। ओके, तो नॉर्मल में तो ऑब्वियसली कुछ भी मॉलिक्यूल रख सकता है, या तो दूसरे केस में क्या हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये भी सीजरिंग हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पे। ठीक है, एक सिमेट्रिकल सीजरिंग हो जाएगा, एक सिमेट्रिकल सीजरिंग हो जाएगा डेफिनेटली, मतलब एक सेम साइड आ रहा है एक डिफरेंट साइड जा रहा है। ओके, तो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल सीजरिंग हो जाएगा। सब में ऐसा मिलेगा आप लोगों को, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल सभी चीज़ में। ठीक है, यदि मान लो मॉलिक्यूल ये जो दिया हुआ है, अब ये बेंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंगल बना हुआ देख लो। ठीक है, या कैसे भी ये नहीं, मैं इसलिए यहाँ ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे अभी तक कर रहा था मैं, जैसे स्ट्रेचिंग में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेगा, मॉलिक्यूल्स नहीं मतलब एटम में मूव होगा, वो किस टाइप से होगा, या तो सेम साइड होगा जैसे आपको दिखा रहा हूँ इसमें, और या तो डिफरेंट साइड होगा। ठीक है, इस टाइप से बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ एटम। ठीक है, ये सिमेट्रिकल सीजरिंग और एसिमेट्रिकल सीजरिंग हो सकता है। ओके, अब कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कौन सा है या एटम कौन सा है। ओके, और दूसरा इसका टाइप है ये सब इन प्लेन में होगा। ओके, जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ये किधर जाएगा देखो, मतलब प्लेन में समझा पा रहा हूँ आपको कि ये इस साइड जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ये भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये 3D में होगा तो समझने में दिक्कत होगा 2D में। ठीक है, ये तो 2D में समझा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ठीक है ये दोनों जो होता है ना 2D इन प्लेन में ही होता है। आउट ऑफ प्लेन होगा वो जाता है उसमें 3D में चला जाएगा वो। अब दूसरा टाइप है इसका रॉकिंग। अब रॉकिंग में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है देखो यहाँ पे एक साइड में जा रहा है, अब दोनों ये नॉर्मल मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें देखो होता क्या, रॉकिंग का मतलब यार ट्विस्ट नहीं, मतलब ये मूव करता है एक्चुअली ऐसे, मतलब देखो इधर क्या हो रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट टाइप होता है। देखो यहाँ पे मतलब जैसे बोलते हैं ना वो क्या बोल सकते हैं, ऑसिलरेट होता है कभी भी। यहाँ पे कंट्रोल में लगा तो एक दोनों इधर जा रहा है इधर, ये चीज़ है इसका मतलब। अब वैगिंग और ट्विस्टिंग ये सब किस में चला जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप वैगिंग, ये आउट ऑफ प्लेन होगा आपका, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन ट्विस्टिंग का मतलब होता है अपनी एक्सिस में एक पॉजिटिव साइड जाएगा और एक नेगेटिव साइड जाएगा, मतलब ऊपर नीचे की बात कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर मूव करेगा और ये नीचे की ओर मूव करेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे ये भी नीचे की ओर मूव करेगा, ये ऊपर की ओर मूव करेगा अपनी एक्सिस में। ठीक है, तो ये हो गया ट्विस्टिंग आपका, ये हुआ है ना ये वाला चीज। इन दोनों को तो समझ गया आप लोग। ठीक है, ये जो रॉकिंग हो गया सीजरिंग हो गया अपने इसमें हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है 3D में होता है जो भी होगा आपका इसमें। यहाँ पे देखो बेंडिंग वाइब्रेशन प्लस एंड माइनस सिंबल्स इंडिकेट द मोशन टुवर्ड्स द पेपर, टुवर्ड्स द पेपर मतलब अंदर की ओर जा रहा है पॉजिटिव मतलब, और नेगेटिव मतलब ऊपर की ओर आ रहा है, फ्रॉम अवे फ्रॉम द पेपर, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पढ़े हो ना आप लोग।
अबव द प्लेन, ठीक है, और बिलो द प्लेन, अपार्ट फ्रॉम द प्लेन बोल रहा है इसमें। मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मोशन टुवर्ड द पेपर, मतलब अंदर की ओर जा रहा है ये, ठीक है, बिलो द प्लेन जा रहा है ये वाला आपका, ठीक है। अब ये 3D में हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं, 3D में हो रहा है ये जो भी हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होगा बिलो द प्लेन, आपके जो सरफेस है या प्लेन पेपर है उसके पीछे की ओर जा रहा है ये, ठीक है, और ये ऊपर की ओर आ रहा है। तो 3D में इसको इमेजिन करो आप लोग, ठीक है। और इसमें जस्ट सेम चीज़ होगा, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन की ओर जा रहा है, सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो ये 3D में होगा इसमें मोशन जो होगा। और अपनी एक्सिस पे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इफेक्ट करते हैं कभी भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज a technique used to study the vibration modes of molecules by analyzing their interaction with infrared radiation, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ जो भी इंटरेक्शन होगा उसके हिसाब से इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जनरेट होता है, ओके। द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड in an IR spectrum are influenced by several factors including mass of atom। अब इसमें कितना मास है एटम का वो भी डिपेंड करेगा इसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पे, ठीक है, कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा कि बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होगा, ओके। तो मास ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल इफेक्ट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। हैवियर एटम वाइब्रेट एट लोअर फ्रीक्वेंसी। ये जो हैवियर एटम है आपका, मतलब जो ज़्यादातर जिसका भी मतलब मोलार मास यदि 19 से ज़्यादा होता है, इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी में आपका क्या हो जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर आएगा आपका टू लाइटर वन, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल ए बॉन्ड इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम लाइट विल वाइब्रेट एट द हायर फ्रीक्वेंसी देन बॉन्ड इन्वॉल्व इन ए कार्बन कार्बन एटम, इट विल बी हायर। अब हाइड्रोजन का और कार्बन का मास में डिफरेंस है ना, इसमें इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन वाला जो भी एटम होगा इसमें, ठीक है, वो किस मतलब हायर जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, बताया था आप लोगों को मैं, ये क्या हो जाता है, मान लो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर क्या हो जाता है आपका वेव नंबर हो जाता है। तो अब किधर क्या हो जाएगा, इस ये डिपेंड करता है मास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के, कि फिंगरप्रिंट रीजन में आएगा कि इधर चला जाएगा, ठीक है। हैवियर होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी भी इसका क्या हो जाएगा ज़्यादा, हायर फ्रिक्वेंसी देन अ बॉन्ड इन्वॉल्विंग द कार्बन, ठीक है, हैवियर साइड में आ रहा है हैवियर यदि एटम होगा तो। और यदि कम होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर या मास, एटम का मास, तो वो क्या हो जाए, लोअर फ्रिक्वेंसी की ओर आएगा, ये मतलब है इसका। अब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काम आता है, ठीक है, इस बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी इन्वॉल्व करता है इसमें। तो द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम इन ए मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सच एज ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, या डबल बॉन्ड उससे कम होगा थोड़ा, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड टेंड टू वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू द वीकर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मतलब सिंगल बॉन्ड यदि जाने की बात करें तो ये इस टाइप का ऑर्डर बनेगा इसका सिंगल बॉन्ड का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, हायर फ्रिक्वेंसी पर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा लोअर फ्रिक्वेंसी की ओर जाएगा, सेम चीज़, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो कम बॉन्ड लेंथ होगा इसका, ओके। द लेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड आल्सो इफेक्ट द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, शॉर्टर बॉन्ड वाइब्रेट एट हायर फ्रिक्वेंसी, इसलिए मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड तो क्या होगा आपका, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है ना, इसका 3.3 समथिंग होता है इसका कुछ एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 1.33 सॉरी 3.33 बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका कुछ 3.35 होता है कुछ, और इसका 1.54 एंगस्ट्रॉन होगा कुछ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसका, बॉन्ड लेंथ पर है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि मतलब आईआर में जो आपका पीक आएगा वो किस और जाएगा, हायर फ्रिक्वेंसी की ओर जाएगा या लोअर फ्रिक्वेंसी की ओर जाएगा, ये डिपेंड करता है इन सब चीज़ों में जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और रिड्यूस मास में भी काम, फ्रिक्वेंसी में भी काम आता है ये रिड्यूस मास। एक्चुअली में इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है m1/m2 इजिकल टू m1 + m2, ये होता है, जो m होगा वो एटम का मास होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, इससे एक और फार्मूला बताऊंगा जो फोर्स कांस्टेंट में काम आता है आपका, ठीक। ये भी डिपेंड करता है कि आईआर में कौन से रीजन में आपका जो एटम होगा वो आपका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी शो करने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, रिड्यूस मास ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिस्टम विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ मासेस ऑफ द बोथ एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल, ओके। किसी का सबका ले सकते हैं इसमें, ओके, या m1 m2 कर सकते हैं हम लोग। और अफेक्टिंग द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, इट इज कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक। ये बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे फार्मूला इसका। एंड फोर्स कांस्टेंट भी सेम है चीज़ है कि इसके हिसाब से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ओके।
कौन सा लोअर फ्रिक्वेंसी में जाएगा, कौन सा हायर फ्रिक्वेंसी में जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ एटम एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल अफेक्ट द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन मोड्स। इट कैन हैव लीनियर मॉलिक्यूल टिपिकली हैव फीवर वाइब्रेशन, ठीक है, यहाँ कम वाइब्रेशन होगा एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। और सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री पर भी डिपेंड करेगा ये। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है फीवर वाइब्रेशन मोड्स एंड एसिमेट्रिकल वंस, एंड सिमेट्रिकल कैन लीड टू डीजेनरेट मोड्स, मतलब सेम साइड, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी होता है, एंड वेयर टू आर मोर वाइब्रेशन हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे जितना भी याद हो सकता है, 5 एटलीस्ट तो कम से कम इफेक्ट लिख के ही आओगे आप लोग। और कुछ और दिया हुआ इसमें, डायपोल मोमेंट पर भी इफेक्ट करता है वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली IR एक्टिव कब बोलेंगे उसको, ठीक है, जिसमें डायपोल मोमेंट होता है, सिलेक्शन रूल में बताया था मैंने, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट होगा, इसका मतलब IR एक्टिव होगा वो डेफिनेटली। तो IR infrared spectroscopy is the most sensitive to vibrational mode that change the dipole moment of a molecule, ठीक है। वाइब्रेशन दैट डू नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन ए डायपोल मोमेंट ऑफन आर इनएक्टिव। देखो यहाँ पे बताया भी है, यदि मान लो IR जो लाइट होगा, यदि ये मॉलिक्यूल के, यदि मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ये इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी, ठीक है वो चीज़, ओके। यदि आप इसको हिट मतलब IR रेडिएशन दे रहे हो इस मॉलिक्यूल को या इस पर्टिकुलर कार्बोनाइल ग्रुप को, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसमें ना पोलैरिटी जनरेट होना चाहिए कभी भी। जैसे इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल, वो तो होगा ही क्योंकि ऑक्सीजन में ऑलरेडी पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। पोलैरिटी हालांकि मैं इसमें लिखा नहीं हूँ, लेकिन पोलैरिटी भी डिपेंड करता है इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पे, ओके। तब क्या हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन में इसका सेपरेशन होगा कि नहीं, बीच में पोलैरिटी जनरेट होगा। ऐसे कार्बन है तो ये मान लो यहाँ पे हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज बना के इधर चला गया, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज बना के इधर चला गया, सेपरेट हो गया आपका ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से भी जो वाइब्रेशन आएंगे वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। और इसमें होना चाहिए ऐसा, मतलब पोलैरिटी जनरेट या डायपोल मोमेंट, ठीक है, तभी वो क्या होगा, IR एक्टिव होगा, वो एब्जॉर्ब कर पाएगा लाइट को, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा देखो, वाइब्रेशन दैट डू नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन ए डायपोल मोमेंट आर ऑफन IR इनएक्टिव, मतलब आपको ग्राफ में कोई भी पिक नहीं मिलने वाला। इसके बाद टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करेगा। द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल इफेक्ट द इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल बैंड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा इसमें, ठीक है। वाइब्रेशनल इंटेंसिटी पे मतलब हो सकता है, ये मान लो ये आपका ग्राफ है समझो, ठीक है, तो यहाँ पे IR होता है, हो सकता है ये छोटा है, ये आपका मीडियम है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियम, सॉरी वीक बोलते हैं, ठीक है, वीक बैंड ये हो गया, मीडियम बैंड, और ये हो गया शार्प बैंड, ठीक है। तो इसमें भी इफेक्ट करता है टेम्परेचर का। तो ये जो बैंड बन रहा है ना आपका, जिसको पिक बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ पे भी डिपेंड करेगा इसमें IR कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहाँ पे आएगा एक पर्टिकुलर। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी यहाँ पे इफेक्ट करने वाला है, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड वाला लिखा हूँ यहाँ पे। तो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन ए सैंपल सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, वो IR में क्या कहाँ तक चला जाता है, 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स तक चला जाता है, मतलब इधर आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो, और उसका पीक भी इफेक्ट करता है पूरे IR में। जो OH का पीक होता है कभी भी, ठीक है, वो हमेशा ब्रॉड बनता है, याद रखना आप लोग इस टाइप का, उसे बनेगा ब्रॉड बनेगा, जैसे IR इस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पे। तो ये इस टाइप का आगे कुछ एग्जांपल दिखेगा ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को ये वाला। तो ये देखो, ये ब्रॉड बन रहा है ना ऐसा, ये ब्रॉड बनता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और ऑर्डर फोर्स की वजह से भी चेंज होगा। कैन इफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, दिस इंटरेक्शन कैन कॉज द शिफ्ट और बॉन्डिंग ऑफ द IR। देखो बॉन्डिंग ऑफ द IR बोल रहे हैं ना, तो ये बॉन्डिंग क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल। यदि आपके मॉलिक्यूल में मान लो OH प्रेजेंट है या NH प्रेजेंट है, ठीक है, या मान लो कोई थायोनिल मतलब कोई सल्फर वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से इसका जो पीक आने वाला है IR में, वो ब्रॉड हो जाता है इसमें कभी भी, ठीक है। तो ये इफेक्ट है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बीच में, ठीक। और यहाँ पे नोट दिया हुआ, मतलब ये सब का यूज़ क्यों किया जाता है। द अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज एसेंशियल फॉर द इंटरप्रिटेटिंग IR स्पेक्ट्रा एंड गेनिंग insight into the chemical structure and behavior of a molecule। अब IR आप यूज़ कर ही क्यों रहे हो, उसी को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्यों कर रहे हैं एक्चुअली में,
कि केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है इसमें, ये सब चीज़ों को जानने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जो अभी इतने देर से वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो बोल रहा था उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ के फॉर्मूले से बनता है एक्चुअली में। न्यू से हम लोग क्या करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे जो आपका ग्राफ बनता है और इधर एब्जॉर्प्शन हो या ट्रांसमिटेंस जो भी होगा, ठीक है। उस अब ट्रांसमिटेंस हुआ तो इस टाइप का जाएगा आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे, नहीं तो क्या हो जाएगा अपोजिट साइड बनेगा, सेम चीज़, ठीक है। तो न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको ग्राफ को नीचे साइड, तो उसी के लिए देखो ये हुक्स लॉ है आपका, इस फॉर्मूले पे काम करता है 1/2πc, फिर इसका क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा k/म्यू। ये जो म्यू होगा इसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, जो भी एटम का होगा, ठीक है। यदि मान लो रिड्यूस मास ज़्यादा आ रहा है, यदि रिड्यूस मास मान लो हाई आ रहा है आपका, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, 1/म्यू मास, देखो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तब क्या हो जाएगा, ये यदि मान लो मॉलिक्यूलर वेट या रिड्यूस मास यदि एटम का ज़्यादा हुआ तो इसका जो फ्रिक्वेंसी होगा, मतलब यहाँ से कहाँ से चालू होता है 4000 से आपका 400 के बीच में मान लो, तो ये कम क्या हो जाएगा, मतलब इधर क्या हो आएगा ना पिक किसी भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का। यदि मान लो रिड्यूस मास बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है, ठीक है, यदि बहुत कम होगा तो क्या होगा, इसका वेवलेंथ इधर की ओर बढ़ने लगेगा, फिर यही चीज़ बोल रहा है ना इसका के मतलब तो कांस्टेंट होता है 4.9 सेंटीमीटर में। अब c इजिकल द वेलोसिटी होता है आपका, ठीक है, बाकी ये तो फ्रिक्वेंसी ही है आपका, ठीक है। ये वो है हुक्स लॉ, इसके हिसाब से अभी आप बता सकते हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। ये न्यू बार है आपका, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे दिया है, सब कांस्टेंट आएगा, लाइट 20% होता है, पाई भी कांस्टेंट है, लार्जर की वैल्यू होगा तो हायर फ्रिक्वेंसी की ओर जाएगा, ठीक है, और लार्जर एटम मासेस होगा तो लोअर फ्रिक्वेंसी की ओर जाएगा, जैसे भी बताएं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है। तब इंक्रीजिंग यदि के होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो इस ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एक्चुअली में, तब इधर जाएगा ना बॉन्ड की ओर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड है वो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड सी और ये सिंगल बॉन्ड सी, तब इसमें क्या हो जाएगा के का वैल्यू हो जाए जैसे भी, ठीक है। इसका के का वैल्यू कम आएगा जब यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है, ओके। तब ये 1200 हो गया, ये 1650 हो गया, N2150 हो गया इसमें, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब मान लो इंक्रीजिंग जो रिड्यूस मास होता है उसकी बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रिड्यूस मास किसका आएगा, इसी का आएगा। अभी क्या बता रहा था मैं, 1/, ये होगा ना सबसे ज़्यादा इसका है, तो इस ये कम होगा आपका, देखो कम है कि नहीं फ्रिक्वेंसी है, ये नीचे लिखा हुआ फ्रिक्वेंसी है, मतलब रिड्यूस मास ज़्यादा होगा तो आपका जो फ्रिक्वेंसी होगा कम क्यों आएगा, मतलब 650 पे इसका पीक आएगा आपका, ठीक है, VR का। और इसका जैसे कि रिड्यूस मास कम हो गया तो ये और बढ़ते गया, ठीक है, मतलब ये हो गया ट्रांसमिटेंस, ये बताया ना ये 400 तक होता है और ये आपका 4000 होता है IR में, ठीक है। इसमें 2 रीज़न होता है, उसको अभी छोड़ो, कोई नहीं, जब आएंगे तब बताएंगे इसको, ठीक है। तो ये 650 हो गया, यदि मान लो इसका वेट कम हुआ और इसका रिड्यूस मास कम हो रहा है तो इससे रिलेशन क्या आ जाएगा, ये इधर की ओर आने लगेगा, टुवर्ड्स 4000 की ओर आने लगेगा इसमें, ठीक है। और कम होगा तो 1100, फिर 1200, फिर 3000 की ओर, मतलब CH स्ट्रेचिंग देखना कभी भी किसके बीच में आता है, 2900 के बीच में आता है कभी भी कभी, ठीक है, या 3000 के बीच में, एक्चुअल में यही आता है 2900 के बीच में आपको CH स्ट्रेचिंग देखने मिलता है। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका रिड्यूस मास कम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट भी किया जाता है कभी भी कि कहाँ पे पिक आएगा कहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज़ें। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखो ये जो दिया हुआ सिलेक्शन रूल्स, मतलब कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ लाइट मे बी ट्रांसफर्ड टू द मॉलिक्यूल इफ वर्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसी को क्या बोलेंगे आप लोग, सिलेक्शन रूल बोलोगे। सिलेक्शन रूल बेसिकली IR में देखा जाता है और बाकी चीज़ों में भी, NMR में, ये सब चीज़ों में, ठीक है। मतलब कौन कौन से ऐसा मॉलिक्यूल होगा या क्या प्रॉपर्टी होगा मॉलिक्यूल का कि वो IR लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो मतलब IR इनएक्टिव होगा डेफिनेटली, और जो एब्जॉर्ब करेगा वो IR एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है वही यहाँ पे देखना है। The molecule will absorb infrared radiation if the change in vibration state is associated with a change in dipole moment। यदि मान लो डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है जिसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल, तब क्या हो जाएगा, जैसे वही पोलैरिटी बता रहा था मैं आपको अभी जस्ट,
ठीक है। यदि पोलैरिटी डिफरेंस होगा इसमें तो डाइपोल मोमेंट बनेगा इसमें, तो डाइपोल मोमेंट जब आएगा तभी इस टाइप का मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। IR लाइट को की बात कर रहा हूँ, ठीक है, IR लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और IR लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली ये एब्जॉर्प्शन पिक इसमें आएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन पिक बनेगा तो एब्जॉर्प्शन पिक आपके IR में बनेगा, या ट्रांसमिटेंस वाला भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू आर। Q क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, आर क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है, डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सम डिफाइंड ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल, मतलब डेफिनेटली उसका डिस्टेंस होगा जो बीच का, जो भी उससे कोऑर्डिनेट किया होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम इज बॉन्ड इज ग्रेटर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब होगा, मान लो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज़्यादा होगा उसका पोलैरिटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वो जल्दी से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा IR रेडिएशन को, यह मतलब है इसका, ठीक है। अब कुछ का वैल्यू यहाँ पे दिया हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये, हाइड्रोजन के लिए 2.2 हो गया, कार्बन के लिए 2.55 हो गया, नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा हो गया, फिर ऑक्सीजन के लिए और ज़्यादा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। ये तो जानते हो आप लोग, बेसिक फंडा है इसका, ठीक है। तो ये फ्लोरीन हो गया। अब ये आपको क्या आ जाएगा, फास्फोरस का दिया है, फिर सल्फर और ये क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जानने का तरीका यही है एक्चुअली में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ता, इंक्रीज होता है इसमें, ठीक है। आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, ठीक है, ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। या एटॉमिक साइज पे भी आप डिपेंड कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पे टॉप टू बॉटम में, ये चीज़ हो गया। वाइब्रेशन विच डो नॉट चेंज द डाइपोल मोमेंट, और ऐसा वाइब्रेशन मतलब कौन सा वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन में भी 4, ठीक है। यदि इसका किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें किसी वाइब्रेशन में, तो डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट भी वहाँ पे नहीं होने वाला। डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा लाइट को, ठीक है, ये मतलब होता है। तो इसके लिए एग्जांपल है जैसे होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक, जैसे कि H2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादातर IR इनएक्टिव होते हैं। देखो ना यहाँ पे इसकी बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहाँ से होगा, दोनों का सेम होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है। क्लोरीन के केस में भी सेम होने वाला है, ऑक्सीजन के केस में भी सेम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट बनता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको ये नहीं दिखने वाला IR में, ठीक है, ये मतलब है इसका। आई होप जो समझाया मैंने आप लोग समझ गए होगे उसे। आप यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने में रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।